Hello everybody and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of factor productivity and factor cost. यानी आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम साधन की उत्पादकता और साधन लागत के बारे में जानेंगे। तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जब हम साधन लागत सिद्धांत करते हैं तो साधन लागत सिद्धांत को करने से पहले उस साधन लागत सिद्धांत के अंदर जिन जिन फैक्टर्स का, जिन जिन कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है, पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी भी वस्तु के उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों के निर्धारण की बात करते हैं तो उससे पहले हमें प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है। एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन की इस क्रिया के अंदर जो है उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए कच्चे माल की सहायता से नई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो जब नई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उसके कारण जो है उपयोगिता का निर्माण होता है, और उपयोगिता के निर्माण होने का मतलब है कि उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो क्रिएशन ऑफ वैल्यूज और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। तो उत्पादन की सिंपल सी परिभाषा है कि उपयोगिता का निर्माण करना या मूल्य का निर्माण करना। तो कोई भी एक ऐसी क्रिया जिसके कारण किसी वस्तु का मूल्य पहले से बढ़ जाता है या उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है तो उसको हम जो है उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन जो होता है वो उत्पादन के साधनों की सहायता से किया जाता है। उत्पादन के साधनों के बिना किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन जो पॉसिबल नहीं होता। तो ये उत्पादन के साधन जो है वो कौन कौन से होते हैं? बिना उत्पादन के साधनों के कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये उत्पादन के जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन चारों की सहायता के बिना किसी भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन जो पॉसिबल नहीं होता। उत्पादन के इन साधनों को जो है उत्पादन में जब प्रयोग किया जाता है तो इनका उत्पादन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। कि भूमि है, टोटल प्रोडक्शन में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, श्रम है, उसने कुल उत्पादन में अपना कितना योगदान दिया है, पूंजी का कितना योगदान है और उद्यमी का कितना योगदान है। तो इन उत्पादन के साधनों को इनके उत्पादन में योगदान के बदले में जो भुगतान किया जाता है वो जो है जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं ताकि इनको कुछ जो है बदले में प्राप्त हो। तो इनको इनके उत्पादन के हिसाब से, उत्पादन में योगदान के हिसाब से जो भुगतान किया जाता है, और इनको जो भुगतान किया जाता है उसे हम साधन कीमत या साधन लागत कहते हैं। तो साधन लागत जो है वो उत्पादन के साधनों की लागत होती है। तो उत्पादन के साधनों को जब उत्पादन की क्रिया में लगाया जाता है और उस उत्पादन की क्रिया में लगाने के परिणाम स्वरूप जो व्यय उठाना पड़ता है या जो लागत उठानी पड़ती है उसको हम जो साधन लागत कहते हैं। तो भूमि के लिए जो साधन लागत है वो लगान है, कि भूमि की जो कीमत है वो लगान है या किराया है। इसी प्रकार से श्रम जो है उसको मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो श्रम की जो लागत है वो जो मजदूरी है, और पूंजी जो है उसको हम ब्याज देते हैं तो पूंजी की जो लागत है वो ब्याज है, और उद्यमी जो है उसको प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो ये जो चारों फैक्टर्स है, इन चारों फैक्टरों की जो कीमत तय होती है उसको हम जो साधन कीमत कहते हैं। जैसे भूमि की कीमत लगान या किराया, श्रम की जो कीमत होगी उत्पादन के बदले में उसको मजदूरी कहेंगे, और पूंजी जो है उसको हम ब्याज कहेंगे, और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो आगे के जो अपने लेक्चर आएंगे उन लेक्चर्स के अंदर हम इन सभी के निर्धारण की जो वो क्रिया को जानेंगे कि वे लगान है उसका निर्धारण कैसे होता है, मजदूरी जो है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ब्याज का निर्धारण कैसे होता है, और लाभ जो है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इन सभी को हम जो साधन लागत या अगर हम उत्पादक के दृष्टिकोण से देखें तो ये साधन लागत है, और अगर हम ये जो सेवाएं देता है गृहस्थ क्षेत्र उसके हिसाब से देखें तो उनके लिए साधन आय है, और इसको हम जो साधन कीमत भी कहते हैं। अब साधन कीमत सिद्धांत क्या है वो देखते हैं आप। भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ कितना कितना मिलना चाहिए उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसे हम जो है साधन कीमत निर्धारण कहते हैं।
इसको निर्धारित करने के सिद्धांत को साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं एनातोल मुराद के अनुसार। साधन कीमत सिद्धांत का संबंध साधनों की सेवाओं यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनकी जो सेवाएं हैं, सेवाओं के लिए उनके विक्रेताओं को जो दी जाने वाली कीमत होती है उसे हम जो है साधन लागत या साधन कीमत कहते हैं। तो इसमें मजदूरी की दर, ब्याज की दर, विशिष्ट लगान और लाभ का अध्ययन किया जाता है। तो साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि मजदूरी का निर्धारण या मजदूरी की दर का निर्धारण कैसे होगा, ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है, लगान जो होता है उसका निर्धारण कैसे होता है और लाभ का निर्धारण वो किस प्रकार से होता है। तो इन सभी का जो निर्धारण है वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है साधन कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब साधन कीमत जो होती है उसका अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब हमने वस्तु की कीमत का निर्धारण किया था तो उसके बाद हमें जो है साधनों की कीमत के निर्धारण के लिए अलग से सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? साधन कीमत जो होती है उसके निर्धारण में कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के निर्धारण का जो सिद्धांत है वो काम क्यों नहीं आता, उसको अब हम एक बार देखते हैं। कोई भी जो वस्तु होती है, वस्तु की कीमत जो है वहां पर तय होती है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार से साधन की कीमत है उसका निर्धारण भी मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है कि साधनों की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होगी वहां पर जो है साधन की कीमत का निर्धारण होगा। जैसे अपन मजदूरी की बात करते हैं तो मजदूरी की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर मजदूरों की मांग और पूर्ति बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर हम जो ब्याज की दर का निर्धारण की बात करते हैं तो ब्याज की दर का निर्धारण उस ब्याज की दर के ऊपर होगा जहां पर पूंजी की मांग और पूर्ति बराबर होंगे। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं इनमें जो है साधन बाजार और वस्तु बाजार में समानता है कि साधन वस्तु की कीमत भी उसी प्रकार से तय होती है जिस प्रकार से साधन की कीमत भी तय होती है। तो फिर इसके बाद भी हमारा प्रश्न अभी भी जो है वो वैसा का वैसा खड़ा है कि जब दोनों में समानता है फिर भी हमें अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसको हम जो है थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। वस्तु बाजार और साधन बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की भूमिका जो है वो चेंज हो जाती है। वस्तु बाजार के अंदर फर्म जो होती है वो तो विक्रेता होती है और घरेलू क्षेत्र जो होता है वो क्रेता होता है। यानी वस्तु बाजार के अंदर फर्में जो होती है वो वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का कार्य करती है और घरेलू बाजार या घरेलू क्षेत्र जो होता है उनको खरीदने का कार्य करता है। लेकिन जब आप साधन बाजार में आती है तो ये उल्ट हो जाता है कि फर्में जो होती है वो क्रेता होती है, यानी फर्में जो है वो खरीदार बन जाती है कि वो जो है कहीं से श्रम खरीदेगी, कहीं से पूंजी की जो व्यवस्था करेगी, कहीं से भूमि की व्यवस्था करेगी। तो इस प्रकार से साधन बाजार के अंदर फर्में जो होती है वो उनकी भूमिका बदल जाती है, फर्में क्रेता हो जाती है और घरेलू क्षेत्र के पास में जो है उत्पादन के साधन होते हैं, घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। तो ऐसे में साधन बाजार के अंदर घरेलू क्षेत्र जो होता है वो विक्रेता के रूप में जो है अपनी भूमिका अदा करता है। तो दोनों के अंदर जो है मुख्य रूप से जो यहाँ से जो डिफरेंस शुरू होता है। तो जब हम इसके आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन सब के बावजूद दोनों बाजारों में कीमत निर्धारण के अंदर जो सैद्धांतिक रूप से समानता है। सैद्धांतिक रूप से समानता का मतलब कि साधन बाजार के अंदर साधन की कीमत वहां पर निर्धारित होगी जहां पर उसकी मांग और पूर्ति बराबर है। इसी प्रकार से वस्तु बाजार के अंदर भी वस्तु की कीमत वहां पर निर्धारित होगी जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर है। फिर भी दोनों के अंदर जो मांग और पूर्ति है उसकी प्रकृति में अंतर होता है, यानी वस्तु की मांग है और वस्तु की पूर्ति उसका नेचर अलग होता है और जो साधन है उसकी साधन की पूर्ति और साधन की मांग है उसका नेचर अलग होता है। इन दोनों की मांग और पूर्ति की प्रकृति में अंतर के कारण हम जो है साधन बाजार के अंदर कीमत निर्धारण का अलग से अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो वस्तु बाजार के अंदर संतुलन का निर्धारण करने का सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम जो है साधन बाजार में इसलिए लागू नहीं कर सकते क्योंकि साधन बाजार के अंदर साधनों की मांग और पूर्ति जो होती है वस्तु की मांग और पूर्ति से अलग होती है। अब मांग की प्रकृति में अंतर कि साधनों की जो मांग है और जो वस्तु की मांग है उन दोनों की प्रकृति के अंदर मुख्य रूप से जो है कौन कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से दो अंतर पाए जाते हैं। पहला जो अंतर है मांग को लेकर के हम जो अंतर देखते हैं तो पहला है संयुक्त मांग कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, श्रम, पूंजी
भूमि और उद्यमी। तो ये उत्पादन के साधन हैं। तो इनकी मांग जो होती है वो संयुक्त मांग होती है कि एक साथ इनकी मांग की जाती है। अकेला श्रम जो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, कि अकेला लेबर है वो कहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। अगर अकेला श्रमिक ही प्रोडक्शन कर पाता तो श्रमिक को जो है कहीं भी दूसरे के पास में अपनी सेवाएं देने की जरूरत नहीं होती, वो अपने घर पर भी प्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन उस पर घर पर उसके पास में पूंजी की व्यवस्था नहीं हो सकती, भूमि की व्यवस्था नहीं हो सकती, और वो उद्यमी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अकेली पूंजी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर है, क्या अकेला ट्रैक्टर जो वो प्रोडक्शन कर सकता है? उस ट्रैक्टर के लिए जो श्रम की जरूरत होगी, यानी उसके ऊपर ड्राइवर की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन के साधन होते हैं, इनकी सदैव मांग जो होती है वो एक साथ की जाती है। जैसे भूमि के साथ उत्पादन करने के लिए हमें श्रम की जरूरत होगी, हमें पूंजी की भी आवश्यकता होगी। अकेली भूमि जो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो अकेला साधन जो होता है उत्पादन का, चाहे वो कोई भी हो, कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसलिए उत्पादन के जो साधन होते हैं वो संयुक्त रूप से मिलकर के वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करने में योगदान देते हैं। इसलिए इनकी जो मांग होती है वो संयुक्त मांग होती है। इसके विपरीत जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग होती है वो जो सिंगल मांग होती है, अकेली वस्तु की या सेवा की मांग भी हम कर सकते हैं, उससे भी हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकती है। जैसे कपड़े की मांग, सेब की मांग। तो ये जो मांग है ये संयुक्त मांग नहीं है बल्कि एकल मांग है। इस एकल मांग के अंतर्गत जो है वो अकेली वस्तु के माध्यम से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन साधनों के अंतर्गत ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला साधन जो आवश्यकता की पूर्ति कर दे, अकेला साधन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन कर दे। तो इस प्रकार से पहला जो अंतर है वो वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग और साधनों की जो मांग है उनकी प्रकृति में अंतर पाया जाता है। दूसरा जो साधनों की मांग है वो व्युत्पन्न मांग है, ड्राइव्ड डिमांड है। व्युत्पन्न मांग क्या होती है पहले अपन वो देखते हैं। साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, जबकि वस्तुओं की मांग जो होती है प्रत्यक्ष मांग होती है। व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है जब साधन की मांग उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है जिनके उत्पादन में ये सहायक होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो कार का प्रोडक्शन करना है, अब कार के लिए उत्पादन के चारों साधनों की जरूरत है। अब ये जो चारों साधन है, इन साधनों की मांग जो होती है प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नहीं की जाती, बल्कि इन चारों साधनों की मांग जो है इस कार के निर्माण में जो है के लिए की जाती है। और इस कार की मांग के ऊपर जो इन साधनों की मांग निर्भर करती है। अगर कार की मांग अधिक होगी तो उत्पादन के साधनों की मांग भी अधिक की जाएगी, अगर कार की मांग कम होगी तो उत्पादन के साधनों की मांग भी कम की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो मांग होती है साधनों की मांग, वो प्रत्यक्ष मांग नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा जो इनकी मांग नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करते, बल्कि ये उन वस्तुओं और सेवाओं के रूप में सहायक होती है जिनसे आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए इन साधनों की मांग जो होती है प्रत्यक्ष मांग नहीं होती बल्कि व्युत्पन्न मांग होती है। तो ये जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते। इसके विपरीत वस्तुओं की जो मांग होती है वो प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। तो वस्तुओं की मांग उनकी उपयोगिता पर निर्भर करती है, यानी उनसे जो उपयोगिता मिलती है उसी के आधार पर वस्तुओं की मांग की जाती है। जबकि साधनों की मांग जो है वो उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है जिनके उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो साधन है उन साधनों की मांग जो व्युत्पन्न मांग होती है। तो अब तक हमने देखा कि साधनों की मांग और वस्तुओं की मांग के अंदर अंतर है, उनकी दोनों की नेचर अलग अलग है। साधनों की मांग संयुक्त मांग होती है और साधनों की मांग जो होती है व्युत्पन्न मांग होती है। इसके कारण जो है जो साधन है उनकी कीमत निर्धारण के लिए हमें जो है अलग से सिद्धांत की आवश्यकता है या उनका अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पर अब हम डेफिनेशन देखते हैं व्युत्पन्न मांग की। मैकोनल के अनुसार साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग है, अर्थात इनकी मांग उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है जिनके उत्पादन में ये सहायक होते हैं। जैसे एक खेत के अंदर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसके अंदर उत्पादन के साधन इस बात पर इस हिसाब से लगाए जाते हैं कि उस खेत के अंदर प्रोडक्शन किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग कितनी है। अगर वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक है तो उत्पादन के साधन जो अधिक प्रयोग किए जाएंगे, अगर वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम है तो उत्पादन के साधनों का भी कम प्रयोग किया जाएगा या उनकी मांग है वो कम की जाएगी। नेक्स्ट है पूर्ति की प्रकृति में अंतर, कि जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती है और दूसरे जो साधनों की पूर्ति होती है उनकी जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है, उनकी पूर्ति में भी अंतर होता है।
तो इनकी पूर्ति में कौन कौन सा अंतर है वो हम देखते हैं। पहला, पूर्ति और कीमत में संबंध। वस्तु की कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, यानी जब कभी भी एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके कारण जो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और कीमत के कम होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। इस प्रकार से कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जिस दिशा के अंदर वस्तु की कीमत मूव करती है उसी दिशा के अंदर वस्तु की सप्लाई है वो भी मूव करती है। तो कीमत के बढ़ने पर पूर्ति ज्यादा और कीमत के कम होने पर पूर्ति कम। अब उत्पादन के साधनों के जो स्वामी है उनको भी अधिक कीमत मिलने के ऊपर अपने साधनों की अधिक पूर्ति करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, तो उत्पादन के साधन होते हैं वो भी अधिक कीमत मिलने पर अधिक पूर्ति करते हैं। लेकिन ये जो है प्रत्येक साधन के ऊपर लागू नहीं होती। विशेष रूप से अगर आप एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तो हम एक लेबर का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। श्रम की जो पूर्ति है वो एक सीमा तक कीमत के बढ़ने पर बढ़ती है। अब श्रम की पूर्ति का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि श्रम की पूर्ति जो होती है काम के घंटों के हिसाब से जो है मेजर की जाती है। तो जब एक व्यक्ति को ज्यादा मजदूरी दी जाती है तो एक व्यक्ति दिन में ज्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार होता है, और अगर उसको कम मजदूरी दी जाएगी तो वो कम काम करने के लिए तैयार होगा। तो इस प्रकार से श्रम की पूर्ति और कीमत के बीच में भी धनात्मक संबंध पाए जाते हैं। ये शुरुआत है। अभी आपको लग रहा होगा कि जी ये संबंध तो वस्तुओं के अंदर भी था, लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़िएगा उसके बाद हम इसमें अंतर भी पाएंगे। इसके बाद भी श्रमिकों की जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, मान लीजिए एक श्रमिक जो लगातार काम कर रहा है और काम करने पर उसकी जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती है, तो पूरी होने के बाद एक श्रमिक जो होता है वो अपने काम की बजाय जो है अधिक कीमत मिलने पर भी आराम ज्यादा पसंद करने शुरू कर देता है। क्योंकि जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसको लगता है कि भी अब ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी जरूरत के लिए जितना पैसा था वो हमारे पास में पर्याप्त हो चुका है। अब अगर हम थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो भी अपना काम चलता रहेगा। इसलिए एक सीमा के बाद कीमत अधिक मिलने पर श्रम की पूर्ति जो है वो बढ़ने के स्थान पर कम होने लगती है, क्योंकि अधिक मजदूरी मिलने पर आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर श्रमिक जो होते हैं वो काम के स्थान पर आराम को ज्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए श्रम का जो पूर्ति वक्र होता है वो एक सीमा के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ति वक्र जो होता है वो सीधा चलता रहेगा। इसके विपरीत जो श्रम का पूर्ति वक्र एक सीमा तक कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद पूर्ति कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पूर्ति और कीमत के बीच में संबंध होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के मामले में तो धनात्मक होता है, लेकिन अगर आप बात करते हैं श्रम की, तो श्रम के अंदर जो होता है वो एक सीमा के बाद में जो है अधिक कीमत मिलने पर भी श्रम की पूर्ति कम होने लगती है। अब इस चीज को आप जो है डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहले आप डायग्राम बनाते हैं कि ये जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का सप्लाई करवा है। इसमें जैसे जैसे कीमत बढ़नी शुरू होती है वैसे वैसे जब पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ति वक्र जो होता है वो पूरी तरह से धनात्मक होता है। इसके अंदर कहीं भी कीमत के बढ़ने पर पूर्ति में कमी नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत अगर हम श्रम का पूर्ति वक्र देखते हैं तो यहाँ पर अपने श्रम की मात्रा ली और इधर उसकी जो है मजदूरी ले ली। तो जैसे जैसे मजदूरी बढ़ी एक श्रमिक ने जो है ज्यादा पूर्ति करनी है, काम ज्यादा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक सीमा के बाद में जब मजदूरी अधिक बढ़ती है तो श्रमिक की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। इसलिए एक जो श्रमिक होता है वो अधिक मजदूरी पर भी पहले से जो है कम पूर्ति करना शुरू कर देता है, या श्रम की पूर्ति है वो पहले से कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक मजदूरी मिलने पर एक श्रमिक जो होता है उसकी आवश्यकताएं पूरी होने की वजह से एक श्रमिक की जो वो काम के स्थान पर आराम करना पसंद करता है। दूसरा, मान लीजिए एक श्रमिक जो होता है वो फिक्स जो अपनी इनकम चाहता है। मान लीजिए एक श्रमिक चाहता है कि उसे दिन में जो है वो 1,000 रुपये प्राप्त हो। अब यहाँ पर जब मजदूरी जो वो 100 रुपये है तो 100 रुपये मजदूरी पर उसे जो है 10 घंटे पूर्ति करनी पड़ेगी। अब अगर मजदूरी बढ़ करके 200 रुपये हो जाती है और उसे 1,000 रुपये चाहिए तो वो जो है कम काम करेगा कि केवल 5 घंटे काम करके वो जो 1,000 रुपये प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे में पहले वो 10 घंटे की सप्लाई कर रहा था, अब जो सप्लाई है वो कम होकर के
5 घंटे की हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पूर्ति वक्र होता है वो एक सीमा के बाद में पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, ये बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, लेकिन उत्पादन के साधन जो होते हैं उनमें विशेष रूप से जो श्रम होता है उसका जो पूर्ति वक्र होता है वो पूरी तरह से धनात्मक नहीं होता। एक सीमा तक मजदूरी बढ़ने पर श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में जो पूर्ति कम होनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो अंतर, जो पूर्ति की जो प्रकृति थी, उसका नेचर था, उसमें जो अंतर है वो अंतर है लागत और पूर्ति में अंतर। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उनकी जो उत्पादन की लागत है उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कम लागत के ऊपर सप्लाई ज़्यादा की जाएगी। लेकिन उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी पूर्ति की लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एक जो उत्पादन है उसकी जो सप्लाई कॉस्ट है उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलते हैं कि एक श्रमिक 8 घंटे जो है खेत में काम करता है, तो क्या आप उसकी लागत का अनुमान लगा सकते हो कि श्रमिक ने जो काम किया है उस काम की जो लागत है वो कितनी है। इसी प्रकार से यह 8 घंटे तक जो है ये काम यहाँ पर किया गया। एक डॉक्टर जो 8 घंटे जो वो हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, तो क्या उसकी जो उत्पादन की लागत है वो खेत में काम करने वाले श्रमिक के बराबर है। 8 घंटे खेत में श्रमिक ने कार्य किया है, 8 घंटे जो वो एक जो मजदूर है वो काम कर रहा है, और डॉक्टर भी 8 घंटे ही काम कर रहा है। तो क्या दोनों की लागत समान होगी? क्या दोनों का उत्पादन में समान योगदान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो श्रम होता है वो एक प्रकार की सेवा होती है, और उस सेवा का जो अनुमान है वो लगाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जिस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति और लागत के बीच में जो संबंध होता है, वैसा संबंध जो होता है उत्पादन के साधनों की लागत और पूर्ति में नहीं हो पाता। अब आप बचत की बात करते हैं, तो बचत की जो उत्पादन लागत है वो क्या है कि एक व्यक्ति ने बचत की, इसका मतलब उसने वर्तमान में उसको कंज्यूम नहीं किया, यानी बचत जो है उपभोग को स्थगित करने की लागत है। कि एक व्यक्ति के पास में 1000 रुपए थे, उस 1000 रुपए को उसने बचा लिया। बचाने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को अपना उपभोग स्थगित करना पड़ा है, नहीं तो 1000 रुपए कंजप्शन के ऊपर जो है खर्च कर सकता था, लेकिन उसने 1000 रुपए बचा दिए, इसका मतलब उसको उपभोग का त्याग करना पड़ा है। अब ये जो उपभोग जो होता है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि एक वस्तु का उपभोग करने से एक व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलती है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, भावगत धारणा है। और इसलिए हम जो है एक बचत जो है उसकी जो लागत है वो क्या है, उपभोग का स्थगन है। तो उस उपभोग के स्थगन का अनुमान नहीं लगा सकते कि उपभोग को स्थगित करने से जो है एक व्यक्ति को कितनी लागत उठानी पड़ रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपभोग जो होता है उसके से मिलने वाली उपयोगिता वो अलग अलग होती है, और ये भावगत धारणा होती है, इसलिए इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वस्तुओं और सेवाओं की जो पूर्ति और मांग होती है उसका नेचर अलग होता है, और साधनों की जो मांग और पूर्ति होती है उसका नेचर अलग होता है। और इसलिए इनके नेचर अलग होने की वजह से हमें साधनों की जो सेवाएं हैं उनकी कीमत या साधनों की जो लागत है उसका निर्धारण करने के लिए हमें अलग से इनका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें जो अलग से सिद्धांत बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है साधन कीमत सिद्धांत के लिए आधारभूत ज्ञान, कि जब हम साधनों की कीमत का निर्धारण करते हैं, यानी श्रम के लिए मजदूरी का निर्धारण, भूमि के लिए लगान का निर्धारण, पूंजी के लिए ब्याज का निर्धारण, उद्यमी के लिए लाभ का निर्धारण, तो हमें कुछ मूलभूत जो धारणाएं होती है उनके बारे में जानकारी जरूरी होती है, जिनके बिना हम जो है साधनों की कीमत जो है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो पहला हमें आवश्यकता होती है साधन की उत्पादकता की, और दूसरी हमें आवश्यकता है साधनों की लागत की। तो आज हम आगे का जो लेक्चर है उसके अंदर हम साधनों की उत्पादकता है वो क्या होती है और साधनों की लागत है वो क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साधन की पहले उत्पादकता के बारे में देखते हैं कि उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण के लिए उसकी जो उत्पादकता होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कोई भी जो उत्पादन करना चाहता है वो तो उत्पादन करने वाला उत्पादन के साधनों को इसलिए अपने पास में रखता है, इसलिए खरीदता है क्योंकि उन साधनों के अंदर उत्पादन करने की शक्ति होती है, और उत्पादन करने की शक्ति को हम उत्पादकता कहते हैं। अगर कोई श्रमिक बिल्कुल कोई भी काम नहीं करता तो उसको कोई भी जो मजदूरी के ऊपर लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई भूमि है, अगर वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल भी फसल नहीं होती है, तो उसके लिए कोई लगान या किराया भी नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर उत्पादकता है वो जीरो है। तो इस प्रकार से साधनों की जो मांग होती है वो उनकी उत्पादकता पर निर्भर करती है,
और मांग जो होती है वो साधन कीमत निर्धारण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये जो साधनों की उत्पादकता है उसका आप जो है दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला साधनों की सीमांत उत्पादकता और दूसरा साधनों की औसत उत्पादकता। तो पहले हम जो है साधन की सीमांत उत्पादकता के बारे में जानते हैं। साधन की सीमांत उत्पादकता क्या है, पहले देखिएगा। ये जो हम सीमांत है, सीमांत का आप अर्थ जानते हैं। सीमांत का मतलब होता है कि एक इकाई में परिवर्तन के कारण उसका जो टोटल रिजल्ट होता है उसमें क्या चेंज आता है। जैसे हम उपभोग की बात करते हैं तो सीमांत उपभोग क्या होगा कि उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपभोग के कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है तो वो क्या है, सीमांत उपयोगिता हो गई। सीमांत लागत का मतलब क्या है कि हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके कारण कुल लागत में कितना अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से हम जो है साधन की जो सीमांत उत्पादकता निकालते हैं तो सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या हुआ कि एक इकाई में आप चेंज करेंगे साधन में, उसके कारण कुल उत्पादकता में या कुल उत्पादन में जो अंतर आता है वो क्या है, साधन की सीमांत उत्पादकता है। तो सीमांत का मतलब होता है कि अंतिम इकाई का परिणाम अंतिम इकाई के प्रयोग करने से टोटल के अंदर जो डिफरेंस आता है उसको हम जो है सीमांत कहते हैं। तो सीमांत जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में लगता है, जैसे सीमांत लागत है, सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उत्पादकता है, सीमांत आय है। तो इनके साथ में चाहे किसी के साथ लगे उसका बेसिक वही रहेगा कि एक इकाई में चेंज के कारण टोटल में कितना चेंज आता है। तो उत्पादन के सभी साधनों का उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जब उत्पादन के बाकी साधनों को आप स्थिर रखते हैं, जैसे मान लीजिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी है, इसके अंदर हमने जो तीन साधनों को स्थिर रखा, हमने केवल एक साधन को चेंज किया। एक साधन मान लीजिए हम लेबर को चेंज कर रहे हैं, तो जब सभी साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन की एक अधिक या कम इकाई का प्रयोग किया जाता है, उसके कारण कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक श्रमिक का हमने प्रयोग किया, 10 इकाइयों का प्रोडक्शन हुआ। हमने दूसरे श्रमिक का प्रयोग किया, 15 इकाइयों का प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में कितना अंतर आता है, 5 का, क्योंकि पहले 10 था कुल उत्पादन, अब कुल उत्पादन कितना हो गया, 15 हो गया है। तो इस प्रकार से एक अतिरिक्त श्रमिक का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे हम जो है उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। और इस वृद्धि को जब भौतिक इकाइयों के रूप में भी माप सकते हैं कि ये जो साधन की 5 इकाइयां बढ़ी है, इसको आप इकाइयों के रूप में भी माप सकते हैं। और इसके कारण जो हम बिक्री में प्राप्त जो आय है उसमें अंतर के आधार पर भी माप सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि भी पहले 10 वस्तुओं से हमें जो 100 रुपये प्राप्त हो रहे थे, अब हमें 15 वस्तुओं से जो 150 रुपये की प्राप्ति हो रही है, तो आय में कितना अंतर आया है, 50। तो ये भी क्या है, साधन की सीमांत उत्पादकता ही है। तो इसको हम जब भौतिक इकाइयों के रूप में भी माप सकते हैं और इसको हम आय के रूप में भी माप सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम आगे जो है सीमांत उत्पादकता को और ज्यादा क्लासिफाई करेंगे। साधन की सीमांत उत्पादकता जो है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। दूसरा साधन की सीमांत आय उत्पादकता MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। और तीसरा साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम जो है साधन की जो उत्पादकता है उसको इकाइयों के रूप में मापते हैं तो भौतिक उत्पादकता हो जाएगी। जब हम साधन की सीमांत उत्पादकता को आय के रूप में मापते हैं तो वो सीमांत आय उत्पादकता हो जाएगी। तो अब हम एक एक करके जो है इनका डिस्कशन करेंगे। पहला साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम जो है साधन की सीमांत आय उत्पादकता के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जो है साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता के बारे में जानेंगे। तो पहले साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता। देखिए पहले आप भौतिक का मतलब समझते हैं। यहां पर हम भौतिक का मतलब देते हैं वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीमांत भौतिक उत्पादकता का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी भी साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाएंगे तो उस एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से वस्तुओं के उत्पादन में जितनी इकाइयों की वृद्धि होती है, या हम एक उत्पादन के साधन की कम इकाई का प्रयोग करते हैं उसके कारण वस्तुओं के भौतिक उत्पादन में जितनी इकाइयों की कमी होती है उसे हम जो है सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी 5 श्रमिक लगाने से 10 वस्तुओं का उत्पादन किया गया, 6 श्रमिक जब लगाया गया तो 12 वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ।
तो इस प्रकार से ये जो है दो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, इसे हम जो है एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी या साधन की जो है सीमांत उत्पादकता कहेंगे। तो इस प्रकार से साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उत्पादन की मात्रा में जो अंतर आता है उसे हम जो है साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। अब हम सीमांत भौतिक उत्पादकता का फार्मूला देखते हैं। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन, यानी एनवीं इकाई का कुल भौतिक उत्पादन, और एन माइनस टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन माइनस वन, एन से कमवीं इकाई का जो है कुल उत्पादन। तो अब हम देखते हैं कि हमने श्रम लगाया, जैसे यहाँ पर लेबर की मात्रा 1 2 3 4, और यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन टीपीपी, वो पहले 10 है, फिर 15, 21, 27। अब हमें किसकी निकालनी है? हम जो है इन दोनों की निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनवी इकाई क्या है जिसका अपन निकाल रहे हैं? आप चौथी का निकाल रहे हैं, तो चौथी क्या एनवी इकाई है। तो एनवी इकाई का टोटल प्रोडक्शन कितना है? 27। और इसके बाद एन माइनस वन, एन चौथी इकाई है, 4 माइनस 1 3, तो तीसरी इकाई का टोटल प्रोडक्शन कितना है? -21। तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो पहला फार्मूला के आधार पर आप ये एन का मतलब जिस इकाई का आप प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन निकालना चाह रहे हैं, छठी का, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जिसका भी, उसका कुल उत्पादन, और n माइनस वन का मतलब उससे पहले यानी उससे एक कम इकाई का जो कुल उत्पादन है उनका जो अंतर है उसको हम जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दूसरा इसका जो फार्मूला है एमपीपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ पर कुल उत्पादन में अंतर आप किसका निकालना है? चौथी का। चौथी इकाई के कारण कुल उत्पादन में कितने का अंतर आया? 21 से हम 27 पर पहुंचे तो कुल उत्पादन 6 का। लेबर में कितने का अंतर? 3 से आप 4 पर पहुंचे 1, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 6, और ये भी कितना आ रहा है? 6। तो इस प्रकार से दोनों ही फार्मूलों के आधार पर आप जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सीमांत आय उत्पादकता। जब हम उत्पादकता के कारण एक अतिरिक्त इकाई जब आप लगा रहे हैं, जैसे हम जो है लेबर का प्रयोग कर रहे हैं, हम लेबर का प्रयोग करने के उत्पादन करते हैं, तो उसका एक आपने अतिरिक्त श्रमिक को काम पर लगाया, उस अतिरिक्त श्रमिक के कारण आय में जो अंतर आता है, चाहे अगर आपने एक अतिरिक्त श्रमिक बढ़ाया तो जो जितनी आय बढ़ी, क्योंकि जब आप वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करेंगे तो उसको आप बेचेंगे, तो बिक्री के कारण जो आय प्राप्त होती है उस आय में जो डिफरेंस आता है उसको हम जो है सीमांत आय उत्पादकता कहते हैं। अगर हमने एक श्रमिक कम कर दिया तो उसके कारण जो बिक्री से आय होती है उस आय में जो कमी होती है उसको हम जो है सीमांत आय उत्पादकता कहते हैं। तो एमआरपी का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादन के किसी एक साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे हम जो सीमांत आय उत्पादकता कहते हैं। अब कुल आय का मतलब क्या है कि बात वही से आ रही है, केवल मेजरमेंट का फर्क है कि हमने जो है एक लेबर ज्यादा लगाया, उस ज्यादा लेबर लगाने के कारण जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हम काउंट करेंगे, और उस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम कीमत से गुणा कर दें, यानी आप उसको जो है कितने रुपए में हम बेच रहे हैं उसी से तो आय निकालेंगे आप। तो बिक्री के कारण एक जो श्रमिक हमने अतिरिक्त लगाया उसके कारण उत्पादन चेंज हुआ, उस उत्पादन के कारण जो बिक्री से प्राप्त होने वाली आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम जो है सीमांत आय उत्पादकता कहते हैं। इसका फार्मूला एमआरपी इज इक्वल टू डेल्टा टीआरपी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एन माइनस टीआरपी एन माइनस वन। जैसे हमने यहाँ पर जो लेबर लिया ये हमने जो है टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ली, तो कुल आय हमने जो है यहाँ पर ली है। एक लेबर ने जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया उसको बेच करके जो है 20 रुपए प्राप्त हुए। जब आपने दूसरा श्रमिक लिया उसके कारण जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने से कुल जो है 40 रुपए प्राप्त हुए। जब आपने तीसरा श्रमिक लगाया तो उसके कारण जो है कुल जो 55 रुपए की हमें जो है आय प्राप्त हुई। अब हम इसमें से जो है एमआरपी निकालना चाहते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो यहाँ पर एन का मतलब जिस इकाई का आप प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं एमआरपी, तो वो तीसरी इकाई है। तो तीसरी इकाई का टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? 55 माइनस टीआरपी एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब 3 से 1 कम दूसरी इकाई की टीआरपी कितनी है? 40। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 15। तो ये 15 रुपए की वृद्धि जो हुई है आय में वो एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से हुई है। तो इस प्रकार से हम जो है इस फार्मूले के द्वारा एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी
निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में जो तरीका है वो है डेल्टा टीआरपी, यानी कुल जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसमें अंतर। तो पहले 40 था, 55 पर पहुंच गए, कितना अंतर? 15 का, बटा डेल्टा एल। श्रमिकों की मात्रा में कितना अंतर आया? पहले 2 श्रमिकों का प्रयोग कर रहे थे, अब हमने 3 श्रमिक का प्रयोग किया तो अंतर आया 1 का, तो ये भी कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तीसरा हमारे पास में फार्मूला एमआरपी निकालने का, एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी गुणा एमआर। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम जो है एमआर से गुणा करके एमआरपी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पास में फार्मूला था कि किस प्रकार से हम जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है एमआर और एमआरपी में अंतर। एमआर क्या होता है? सीमांत आय, और ये क्या है? सीमांत आय उत्पादकता। तो दोनों में क्या अंतर है वो अब हम जानते हैं। एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय जो है वो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे हम जो है सीमांत आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो श्रमिक है, हम जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं। हमने वस्तु बेची एक, 50 रुपए की प्राप्ति हुई। हमने दूसरी वस्तु बेची, हमें जो है 90 रुपए की प्राप्ति हुई। हमने तीसरी वस्तु बेची, हमें जो है 140 रुपए की प्राप्ति हुई। तो अगर आप तीसरी वस्तु एक अतिरिक्त वस्तु की बिक्री करने से कुल आय में कितना अंतर आया? कुल आय में कितना अंतर आया भाई? 50 का। तो ये 50 के यहाँ पर एम आर है। तो एम आर जो होता है वो केवल एक वस्तु की बिक्री के कारण कुल आय में जो अंतर आता है वो। अब आप एम आर पी को देखेंगे तब ये अंतर जो है ज्यादा क्लियर होगा। एम आर पी का मतलब कि हमने लेबर एक लगाई अतिरिक्त, हमने जो है एक लेबर का प्रयोग किया, उस एक लेबर के कारण हो सकता है कि भी 5 वस्तुओं की मात्रा बढ़ी हो। इन पांचों को बेचने से जो कुल आय के अंदर अंतर आएगा उसे हम जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर केवल एक वस्तु की बिक्री करनी है अतिरिक्त, उसके कारण जो आय में अंतर आएगा वो जो है सीमांत आय कहलाएगी। और यहाँ पर हम जो है एक साधन का प्रयोग करेंगे, उस एक साधन के कारण जितना भी उत्पादन बढ़ता है वो एक इकाई बढ़े, 2 बढ़े, 5 बढ़े, 7 बढ़े, 10 बढ़े, 50 बढ़े, उन सभी इकाइयों के कारण जो है बेचते हैं जब आप, तो उसके कारण जो कुल आय में अंतर आता है उसे हम जो है एमआरपी कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्लियर। एमआर केवल एक इकाई में बिक्री के कारण आय में अंतर। दूसरा एमआरपी एक श्रमिक का या एक साधन का अतिरिक्त प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उस अंतर के कारण जो आय में अंतर आ रहा है उसे हम जो है एमआरपी कहते हैं। आगे सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य, वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य उत्पादन के किसी एक साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से भौतिक उत्पादन में होने वाली वृद्धि को उसके जो है कीमत से या एआर से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। भौतिक उत्पादन का मतलब क्या? एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? वस्तुओं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन है। अगर आप उसको कीमत से या एआर से जो गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और एमआरपी क्या होता है? एमआरपी यहाँ पर एमपीपी गुणा एमआर होता है। तो अगर आप एमपीपी को एमआर से गुणा करेंगे तो हमारे पास में एमआरपी आ जाएगा, और अगर आप एमपीपी को एआर से गुणा करेंगे तो हमारे पास में वीएमपी आ जाएगा, नहीं सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य आ जाएगा। तो इसका अब आप फार्मूला ये जो कि आप पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि मार्जिनल फिजिकल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो जो किसके बराबर है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू एआर। अब इसके बाद वीएमपी और एमआरपी में क्या अंतर है ये भी जानना जरूरी है। दोनों में ये कॉमन चीज है, वीएमपी के अंदर एमपीपी होती है और एमआरपी के अंदर भी एमपीपी होती है। वीएमपी के अंदर हम एमपीपी को गुणा करते हैं एआर से, जबकि एमआरपी के अंदर हम एमपीपी को गुणा करते हैं एमआर से। तो इस प्रकार से जो दोनों में जो अंतर होता है वो एमआर और एआर का होता है। तो अगर आप पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वीएमपी इक्वल टू एमआरपी, क्योंकि दोनों में अंतर किस चीज का है? एआर और एमआर का है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एआर और एमआर बराबर होता है, तो ऐसे में वीएमपी और एमआरपी है वो भी दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की या
एकाधिकार की, तो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर वीएमपी और एमआरपी दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर एआर और एमआर जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। अब आगे आप आज देखते हैं, अभी तक हमने सीमांत उत्पादकता की थी। सीमांत उत्पादकता 3 प्रकार की थी। एक तो सीमांत भौतिक उत्पादकता, दूसरा जो है सीमांत आय उत्पादकता, और तीसरा जो था वो सीमांत जो है भौतिक उत्पादकता का मूल्य। तो अब आप जो है औसत उत्पादकता करते हैं। तो औसत उत्पादकता है, पहले आप उसकी डेफिनेशन जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, उसके बाद में हम जो है वो कौन कौन से प्रकार की होती है उसको देखेंगे। तो उत्पादन के साधन की प्रति इकाई उत्पादकता को हम जो औसत उत्पादकता कहते हैं। औसत हमेशा जो है पर यूनिट होता है, तो यहाँ पर औसत के साथ उत्पादकता लगी हुई है, तो इसका मतलब प्रति जो साधन होता है या साधन की प्रत्येक इकाई की जो उत्पादकता होती है उसे हम जो औसत उत्पादकता कहते हैं। तो औसत उत्पादकता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो औसत भौतिक उत्पादकता, जब आप साधनों की इकाइयों के रूप में उत्पादकता को मापते हैं, और दूसरा औसत आय उत्पादकता, जब हम जो है उत्पादकता को आय के रूप में मापते हैं, तो उस समय जो है ये औसत आय उत्पादकता यानी एआरपी बन जाती है। तो अब हम जो है एपीपी और एआरपी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला औसत भौतिक उत्पादकता, एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। औसत भौतिक उत्पादकता उत्पादन के किसी एक साधन की एक जो प्रति इकाई जो उत्पादकता होती है उसे हम जो है औसत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। यानी एक जो उत्पादन का साधन है उसके कारण जो कितनी वस्तुओं और सेवाओं की औसत उत्पादकता उसके हिस्से में आ रही है उसे हम जो है औसत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 श्रमिक 5 श्रमिक या 5 श्रमिक मिल करके जो है 25 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा 25/5, यानी प्रति श्रमिक जो औसत उत्पादन है वो 5 है। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि प्रत्येक का 5-5 ही हो, किसी का 7 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, लेकिन जब हम उनकी एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज जो उत्पादकता होती है वो 5 आती है। तो इसमें जो है कुल भौतिक उत्पादकता को जो है उत्पादन के साधनों की मात्रा से भाग दे करके जो है औसत भौतिक उत्पादकता निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 श्रमिकों के कुल उत्पादन कितना है 25 है, तो इसको हमें भाग देना है श्रमिकों की संख्या से, जो 25/5, यानी हमारे पास में जो है औसत भौतिक उत्पादकता आ गई है। इसका फार्मूला एपीपी इज इक्वल टू टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बटा एल। जैसे मान लीजिए हम जो यहाँ पर लेबर की मात्रा ले रहे हैं, यहाँ पर जो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 20, 35, 46 और 60, तो पहले की जो है औसत उत्पादकता कितनी हो जाएगी, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 20/1 20 आ जाएगी। अगर आप दूसरे की निकालना चाहते हैं तो दूसरे के अंदर टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है 35/2 यानी 17.5 आ जाएगी। इसी प्रकार से आप तीसरे की निकालना चाहते हैं तो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 46/3 यानी 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो है चौथे की भी निकाल सकते हैं। चौथे के अंदर टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 60 है और साधन 4 लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो है 15 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो औसत भौतिक उत्पादकता होती है इसको हम जो है कुल भौतिक उत्पादकता को श्रम की इकाइयों से भाग दे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है औसत आय उत्पादकता। उत्पादन के किसी साधन की प्रति इकाई आय को हम जो है औसत आय उत्पादकता कहते हैं, कि एक जो उत्पादन का साधन है उसकी वजह से जो है औसत रूप से कितनी आय में वृद्धि हो रही है उसे हम जो है औसत आय उत्पादकता कहते हैं। तो इसमें जो कुल आय उत्पादकता होती है यानी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, उसको हम जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उसकी मात्रा से भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला ARP इज इक्वल टू TRP बटा L, या ARP इज इक्वल टू APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू AR। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है श्रम अपन लगाए लेबर 1 2 3, यहाँ पर जो है टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो है 15, 30, 45, और AR यानी कीमत जो वो है 3 3 3। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएगा TRP कितना हो जाएगा APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और उसको आप अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
45, ये 30 है 90, ये 45 है 135। अब हमें जो इसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो ये क्या है, टीआरपी 45 बटा कितने साधन लगाए अपन ने, एक, तो कितना आ गया 45 आ जाएगा पहले के। दूसरे का आपा देखते हैं 30 या 90 इधर, कि जब अपन ने 2 श्रमिक लगाए तो उसके कारण जो है जो टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है 90 बटा श्रमिकों की संख्या 2, ये भी 45 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप तीसरे का भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है 15 गुणा पहले श्रमिक की फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो थी वो 15 थी, कीमत है वो 45, पहले का 45 ही आ रहा था। इसी प्रकार से दूसरे की फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है उसको आप कीमत से गुणा करके जो ये निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है एक साधन की जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एआरपी और एमआरपी में संबंध। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये छोट जो प्रश्न होते हैं 4 नंबर वाले उनमें पूछा जा सकता है कि एआरपी और एमआरपी में क्या डिफरेंस होता है। तो उसमें पहले आपको जो है एआरपी की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में आपको एमआरपी की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में जो एआरपी और एमआरपी वक्र है उनको बना करके हमें अंतर दिखाना है। तो ओ एक्स के ऊपर हमने जो है परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा ली और ओ वाई के ऊपर हमने एमआरपी और एआरपी लिया है। तो हमारे पास में पहले जो ये है एमआरपी कर्व और ये हमारे पास में एआरपी कर्व है। तो आप देखिएगा पहला कि एमआरपी जब बढ़ता है तो एआरपी के बाईं ओर होता है, और जब एमआरपी कम होता है तो भी एआरपी के बाईं ओर होता है। तो एमआरपी कर्व जो होता है हमेशा एआरपी कर्व के बाईं ओर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वृद्धि होती है एमआरपी में तो एआरपी से ज़्यादा होती है, और अगर एमआरपी में गिरावट होती है तो वो भी एआरपी से ज़्यादा होती है। तो 2 अंतर हो गए। तीसरा जो अंतर होता है वो ये है कि एमआरपी कर्व जो होता है एआरपी को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। एआरपी ज़्यादा से ज़्यादा किस बिंदु पर है, ई बिंदु पर, और ई बिंदु पर एमआरपी ने जो इसको कट करना शुरू किया है। एक ये अंतर हो गया। एक जो अंतर हो रहा है वो है कि एमआरपी में गिरावट एआरपी से पहले आनी शुरू हो जाती है। एमआरपी में गिरावट यहीं से आनी शुरू हो गई, इस बिंदु के बाद एमआरपी कम होना शुरू हो जाता है, जबकि एआरपी जो होता है इससे आगे चल करके फिर कम होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से एआरपी जो होता है उसमें गिरावट बाद में आनी शुरू होती है और एमआरपी में गिरावट पहले आनी शुरू हो जाती है। और एक और दोनों के अंदर इसको आप समानता कह सकते हैं कि एमआरपी जो होता है वो कर्व भी उल्टे यू आकार का होता है और एआरपी कर्व जो होता है वो भी उल्टे यू आकार का होता है। और एक इनमें जो डिफरेंस होता है एआरपी और एमआरपी के अंदर वो ये अंतर होता है कि दोनों का फार्मूला है वो अलग अलग होता है। एमआरपी बट डेल्टा टीआरपी बटा डेल्टा एल, और एआरपी ये हो जाएगा टीआरपी बटा एल। तो इसमें ये जो डेल्टा का डिफरेंस होता है दोनों में, तो इनके अंदर जो है ये एआरपी और एमआरपी में ये भी अंतर होता है। इसके बाद अब आप करते हैं साधन लागत। जब उत्पादन के साधनों का उत्पादन की क्रिया में प्रयोग किया जाता है तो उन उत्पादन के साधनों को उनका उत्पादन में योगदान के लिए या उनकी सेवाओं के बदले में जो उनको जो भुगतान किया जाता है उसे हम साधन लागत कहते हैं। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखें तो ये लागत है, अगर आप साधनों के दृष्टिकोण से देखें तो वो आय है। लेकिन हम यहाँ पर जो है जो डिस्कशन कर रहे हैं या जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम जो है उत्पादन के साधनों के स्वामियों के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे बल्कि उत्पादकों के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको जो भुगतान किया जाता है वो जो उत्पादन की लागत कहलाती है। दूसरे शब्दों में साधनों पर जो खर्च किया जाता है उसे जो है साधन लागत कहते हैं। ये साधन लागत 2 प्रकार की होती है। एएफसी, यहाँ पर एएफसी का मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एएफसी का मतलब है एवरेज फैक्टर कॉस्ट यानी औसत साधन लागत। और दूसरा यहाँ पर सीमांत साधन लागत एमएफसी। एमएफसी जो यहाँ पर मार्जिनल फिक्स कॉस्ट नहीं है बल्कि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है। तो ये जो एवरेज कॉस्ट होती है साधन की और जो साधन की जो है मार्जिनल कॉस्ट होती है, इन दोनों का ही जो संबंध होता है वो परिवर्तनशील साधनों से होता है। तो जो स्थिर साधन होते हैं उन साधनों का जो संबंध होता है वो साधन लागत और सीमांत साधन लागत से नहीं होता। तो पहले आप करते हैं औसत साधन लागत एवरेज फैक्टर कॉस्ट। उत्पादन के किसी साधन की प्रति इकाई जो लागत आती है उसे हम जो औसत साधन लागत कहते हैं।
और औसत निकालने के लिए हमें पता होता है कुल साधन लागत को साधन की मात्रा या साधन की इकाइयों से भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भी हमने 10 श्रमिक लगाए और 10 श्रमिकों को हमने कुल जो है 1,000 रुपये का भुगतान किया, तो 10 श्रमिकों की लागत कितनी आ गई? कुल लागत 1,000 रुपये। तो इसके आप औसत लागत निकालेंगे तो कुल लागत बटा जो हमने श्रमिक लिए हैं, कितने श्रमिक लिए थे आपने? 10 श्रमिक लिए थे। तो आप कुल जो लागत है उस लागत को श्रम की संख्या से, श्रम की मात्रा से भाग देंगे, तो हमारे पास में जो औसत साधन लागत है वो आ जाएगी 100। तो इस प्रकार से हम जो औसत साधन लागत जो है कुल साधन लागत को साधन की मात्रा से भाग दे करके निकाल सकते हैं। फार्मूला इसका AFC इज इक्वल टू TFC यानी टोटल फैक्टर कॉस्ट अपॉन L यानी श्रमिकों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर हम परिवर्तनशील साधन के श्रम ले रहे हैं। अगर यहाँ पर कैपिटल परिवर्तनशील लागत होता तो हम यहाँ पर TFC बटा कैपिटल ले लेते, लेकिन ज़्यादातर जो होता है उस श्रम को परिवर्तनशील साधन माना जाता है। इसके बाद है सीमांत साधन लागत यानी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। उत्पादन के किसी एक साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत साधन लागत कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 5 श्रमिक लगाए, 5 श्रमिकों की कुल लागत 100 रुपये थी, हमने छठा श्रमिक लगाया, उसकी कुल लागत जो 150 है, तो छठे एक श्रमिक की जो लागत है वो 50 है। तो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल साधन लागत में जो अंतर आता है उसे हम जो है सीमांत साधन लागत कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो MFC जी इक्वल टू डेल्टा TFC, और अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं सीधा तो TFC बटा L, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये AFC हो जाएगा, यानी एवरेज फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। तो इसके साथ अगर आप डेल्टा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? MFC यानी मार्जिनल फिक्स फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास में जो फार्मूला है वो है MFC इज इक्वल टू TFCN माइनस TFCN माइनस 1। तो इसको आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि श्रम आप लगा रहे हैं 2 3, यहाँ पर टोटल जो फैक्टर कॉस्ट है वो है एक श्रमिक की 500, 2 श्रमिकों की जो है वो 1100 और 3 श्रमिकों की जो वो है 1800। तो इस प्रकार से अगर हमें तीसरे श्रमिक की मार्जिनल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कुल लागत में अंतर। यहाँ देखिएगा कुल लागत में पहले 1100 थी, अब कितनी हो गई? 1800। तो कुल अंतर कितना हो गया? 700 का, बटा डेल्टा L श्रमिकों की संख्या में कितने का अंतर आया? 1 का, तो 700 बटा 1 यानी 700 हो जाएगा। इस फार्मूले में अगर आप रखते हैं तो इसमें n कौन सा है? तीसरी इकाई है, तो तीसरी इकाई की कुल जो लागत है वो कितनी है? 1800। n-1 का मतलब 3 से 1 कम, यानी दूसरी इकाई की जो कुल लागत है वो कितनी है? 1100। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 700। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो एक समान आएगा। तो इस प्रकार से हम जो किसी भी फार्मूले का प्रयोग करते हुए जो है वो सीमांत साधन लागत निकाल सकते हैं। इसके बाद अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट कैसे होते हैं? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो होता है वो औसत लागत और सीमांत लागत एक समान होती है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होती है वो दोनों बराबर होती है और स्थिर होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है ये मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट होते हैं वो OX के समानांतर होते हैं। अब अगर आप देखते हैं एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर, तो यहाँ पर जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट वक्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके अंदर जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होता है वो एवरेज फैक्टर कॉस्ट जो वक्र है उसके हमेशा ही बाईं तरफ होगा। इसका मतलब है कि जो सीमांत साधन लागत है उसमें तेजी से वृद्धि होती है और जो औसत साधन लागत होती है उसमें वृद्धि जो होती है वो धीरे धीरे होती है। और ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो कॉस्ट वक्र है ये इस बात का संकेत है कि हम जो है घटते जो प्रतिफल है उस अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जब घटते प्रतिफल होते हैं तो उस अवस्था के अंदर लागत है वो बढ़ती हुई होती है। अब हम मूल्यांकन वाला हिस्सा देखते हैं कि अब तक हमने जो किया वो कितना कुछ आपको समझ में आया है। उसका अंदाजा जो आप इन प्रश्नों के जवाब से लगा सकते हो, तो आपको इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। पहला, उत्पादन के साधन का क्या अर्थ है? दूसरा, साधन लागत से क्या अभिप्राय है? तीसरा, उत्पादकता कौन कौन से प्रकार की होती है? चौथा, ARP और MRP में क्या संबंध होता है? पांचवा, औसत और सीमांत साधन लागत क्या होती है?
और MR और MRP में क्या अंतर होता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।